सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंटिफिक ज्ञान। इस चैनल में हम लोग क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी को पूरी अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे। और आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहा जाता है और हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हम इसे पढ़ के अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने ये कभी ना कभी सोचा तो ज़रूर होगा कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो आखिर बनी किससे होती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो सब मैटर से बनी होती हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, लकड़ी हो या लोहे की हो चीज़, लेकिन सब चीज़ मैटर से बनी होती है। एक्चुअली मैटर एक कॉमन टर्म है जो हमारे आसपास में प्रेजेंट सभी चीज़ों को दिया गया है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। जैसे कि हम लोगों का अलग अलग नाम होता है, जैसे किसी का नाम बल्लू होता है, किसी का लल्लू होता है, पर हम लोग को आखिर एक इंसान ही बोला जाता है। उसी तरह हमारे आसपास की जो चीज़ होती हैं, भले ही वो अलग अलग मटेरियल से बनी हो, आखिर वो है तो एक मैटर ही ना, उनको एक साथ मैटर बोलेंगे। जैसे हम लोग को इंसान बोला जाता है एक साथ, उसी तरह उन सारी चीज़ों को मैटर बोलेंगे। मैटर वो सब है जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, जैसे कि सांस लेने वाली हवा, सूरज जो कि एक स्टार है, या क्लाउड्स, स्टोन्स, पेड़। इस मोबाइल में आप यूट्यूब देख रहे हो या फिर कंप्यूटर में देख रहे हो तो वो भी एक मैटर है। यहाँ तक कि जो लोग अपने बाल को गंजू करा लेते हैं तो उनका गंजू सर भी एक मैटर है। क्योंकि मैंने बोला मैटर वो सब है जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, इसलिए कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या किसी चीज़ की स्मेल को हम लोग मैटर बोलेंगे, जैसे कि स्मेल ऑफ परफ्यूम, या फिर किसी तरह की फीलिंग्स को मैटर बोलेंगे, जैसे कि लव या हेटर्ड की फीलिंग, उनको मैटर बोला जा सकता है। आपका वो भी डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके लिए मैटर की दूसरी डिफिनीशन पे देखना होगा, मतलब दूसरी तरीके से मैटर को हमको जानना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैटर इज़ एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब मैटर वो ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ ना कुछ भार हो और वो जगह घेरे हमारे आसपास। जैसे कि हम लोग एक जगह कुर्सी रख देते हैं तो आसपास की जगह घेर लेती है और थोड़ी भारी भी होती है, तो उसको मैटर बोलेंगे। या फिर कोई और चीज़ जो जगह घेरे और थोड़ी भारी हो, जैसे कि एयर का एग्जांपल मैंने लिया था स्टार्टिंग में। तो एयर जो है जैसे उसको बैलून में भरते हैं तो वो जगह घेर लेती है और वो कुछ ना कुछ भार, उसको कुछ ना कुछ वेट ज़रूर होता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर में भरते हैं तो उस एलपीजी का वेट ज़रूर होता है, तो उसको मैटर बोल सकते हैं एयर को हम लोग। मैंने बोला कि मैटर इज़ एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि आखिर ये मास होता क्या है। मैटर तो चलिए समझ में आ गया, लेकिन मास क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मास जो है वो एटम से बना होता है, एंड इट इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। अभी मैंने बोला कि मैटर इज़ एवरीथिंग दैट हैज़ मास, और अब मैं बोल रहा हूँ कि मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैटर वो होता है जिसमें मास होता है, और मास को हम लोग यूज़ करते हैं मैटर कितना है, मतलब उसको मेजर करने के लिए हम लोग मास का यूज़ कर सकते हैं, और मास की यूनिट होती है केजी। और मैंने मास की डिफिनीशन में ये बोला कि मास जो है वो एटम से बना होता है। तो कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आखिर ये एटम क्या होता है, तो मैं ये भी बता देता हूँ ये एटम क्या होता है। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनीथिंग। कुछ समझ में नहीं आया, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि घर बनाया जाता है तो उसमें सबसे छोटी चीज़ जो यूज़ होती है वो है ईंट। हम लोग ईंट का यूज़ करते हैं और घर बनाते हैं, तो ईंट जो हो जाएगी वो पूरे घर की स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। तो उसको हम लोग एक तरीके से एटम बोल सकते हैं। पर एटम एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होता है, वो काफ़ी छोटा होता है। एक कंपैरिजन के लिए जैसे आप चीनी ले लें, मतलब शुगर शुगर का एक कोई क्यूब ले लें, छोटा सा जो क्यूब होता है, उस क्यूब में जितने एटम होंगे उतने पूरे यूनिवर्स में स्टार नहीं होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एटम कितना छोटा होता होगा। मैटर को हमारे पुराणों में भी मेंशन किया गया है। हमारे जो पहले ऋषि मुनि लोग थे उन्होंने मैटर को पंचतत्व का नाम दिया है। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो 5 तत्वों से मिलके बनी होती है, और उन 5 तत्वों का नाम है हवा, पानी, आग, बादल और धरती।
यानी जितनी भी हमारे आसपास चीज़ हैं वो सब इन 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था पहले जो थे। एंड मॉडर्न साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड देम अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, मतलब जिसको हम लोग देख सकें, जैसे अपीयरेंस, किसी चीज़ का अपीयरेंस हम लोग देख सकते हैं कि वो कैसा है, टेक्सचर, कलर देख सकते हैं, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें ये बताए कि कोई भी हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है, उनका केमिकल फार्मूला यानी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो आगे हम पढ़ेंगे, मतलब लेकिन इस चैप्टर के लिए हम लोग केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैटर बहुत छोटा होता है कि बड़ा होता है? आप सही सोच रहे हैं कि मैटर बहुत छोटा होता है। तो इस फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में के अंदर हम लोग 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक यही जो आपने जिसका आंसर दे दिया कि मैटर पार्टिकुलर नेचर का है कि कॉन्टिन्यूअस है, यानी छोटा है या काफ़ी बड़े बड़े साइज़ का है। और दूसरा क्वेश्चन कि अगर छोटा है तो कितने छोटे पार्टिकल्स हैं उसके। इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हम लोग 2 एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दी गई हैं। एक्टिविटी नंबर 1 पहले क्वेश्चन के लिए और एक्टिविटी नंबर 2 दूसरे क्वेश्चन के लिए। पहली एक्टिविटी में हमको ट्रांसपेरेंट ग्लास में हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसमें फिर थोड़ा सा शुगर या फिर सॉल्ट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद अच्छे से उसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि वो जो हमने शुगर या फिर सॉल्ट ऐड किया है वो उसमें अच्छे से घुल जाएगा। हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने उसमें कुछ ऐड भी किया है। तो ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, यानी मैटर जिससे बना है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, इसीलिए शुगर और या फिर सॉल्ट उसमें घुल जाता है पानी में अच्छे से। अगर मैटर के पार्टिकल्स काफ़ी बड़े बड़े होते तो अच्छे से घुलता ही नहीं उसमें और नीचे जम जाता। तो हमें इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो पार्टिकल उसके बड़े नहीं होते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में कि वाटर लेवल चेंज होगा कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ वाटर लेवल नहीं चेंज होगा। इसका मेन रीज़न जो है वो हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में। और जो प्रॉपर्टीज़ में यूज़ हो रही है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जो क्वेश्चन है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये तो हमको पता चल गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आखिर होते तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वो आखिर कितने ही छोटे होते हैं वो हम लोग इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद जान जाएंगे कि कितने छोटे होते हैं। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमको 100 ml वाटर लेना है, फिर उस 100 ml में थोड़ा से 1-2 ड्रॉप या फिर 1-2 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करना है। उस क्रिस्टल को ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि वाटर का कलर पिंक हो जाएगा। ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक कलर की वजह से। अब हमको जिसमें हमने 100 ml वाटर लिया था उस बीकर से 10 ml पानी लेना है और 90 ml क्लियर क्रिस्टल क्लियर वाटर में ऐड करना है जिसमें कुछ भी ना ऐड हो। फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि वाटर जो है जो पहले डार्क पिंक था वो लाइट पिंक हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग उससे 10 ml वाटर लेंगे, फिर 10 ml वाटर लेने के बाद किसी दूसरे 90 ml क्लीन एंड क्लियर वाटर में ऐड करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका कलर और डल हो जाएगा, मतलब पिंक और कम हो जाएगा। पर लास्ट तक मतलब कई बार हम जब इसको रिपीट करेंगे तो कलर तो भले ही पिंक से कम होता जाएगा, मतलब डल होता जाएगा, लेकिन हम लोग देखेंगे कलर रहेगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है इससे, क्योंकि ये कलर डल होता जा रहा है बट प्रेजेंट है, यानी गायब ही नहीं हो रहा है। गायब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, वो अच्छे से पानी में घुल जाते हैं। इतने छोटे होते हैं कि वो उसमें काफ़ी पानी मिला लोगे तब भी वो पूरे पानी में अच्छे से घुल जाएंगे। और क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट भी मैटर है तो वो भी अच्छे से पानी में घुल जाता है, तो जब हमको उसको आगे ट्रांसफ़र करते जाते हैं तो एकदम से गायब नहीं हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स होते हैं जो कि पानी में घुलने के बाद अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं। और सबके पास तो ये पोटेशियम परमैंगनेट घर में तो होता नहीं है, लेकिन
इसके लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव है कि हम लोग डेटॉल को यूज़ कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा पानी लें और उसमें डेटॉल ऐड कर दें 1 ml, और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं। हम लोग ये देखेंगे कि डेटॉल को हम लोग स्मेल कर पाएंगे पानी को ज़्यादा करने के बाद भी, यानी पानी को एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद भी हम लोग डेटॉल की स्मेल को फील कर पाएंगे। इसके पीछे भी वही कारण है जो मैंने आपको पहले बताया है। अब हम लोग ये तो जान गए कि पार्टिकल मतलब मैटर जिससे बना होता है वो काफ़ी छोटा होता है। अब हम लोग मैटर को और अच्छे से जानते हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो एनसीईआरटी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी दी गई हैं जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैटर के पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। मैटर फुटबॉल खेल लेता है, क्रिकेट अच्छे से खेल लेता है, कि खा लेता है, खाना बना लेता है। ये सब नहीं पढ़ेंगे, मतलब आज हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एनसीईआरटी में दी गई हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तीसरी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ते हैं, विच इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सो लेट मी टेल यू दैट जब हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं या फिर पानी में चीनी मिलाते हैं तो हम लोग को ये देखते हैं कि वो अच्छे से घुल जाती है चीनी पानी में, या फिर कॉफ़ी में चीनी अच्छे से घुल जाती है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हम लोग देख रहे हैं कि एक मैटर दूसरे मैटर में अच्छे से मिल पा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैटर के पार्टिकल के बीच में काफ़ी स्पेस है, इसलिए दूसरा मैटर के पार्टिकल उस स्पेस के बीच में घुस जाते हैं और घुसने के बाद दोनों आपस में घुल जाते हैं, मतलब दोनों आपस में मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोग चीनी का डिब्बा लें और उस चीनी में थोड़ा से नमक डाल दें, तो हम लोग ये देखेंगे कि वो नमक उस डिब्बे में घुल जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 2 चीनी के जो क्यूब है उनके बीच में स्पेस है। उसी तरह मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, पर वो इतने चीनी के क्यूब जितने बड़े नहीं होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जिसको हम लोग 3 एक्टिविटी परफॉर्म करके जानेंगे। पहली एक्टिविटी में हमको एक अगरबत्ती लेना है और उस अगरबत्ती को एक कमरे के कोने में जला के रख देना है। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि उस अगरबत्ती की स्मेल को हम लोग फील कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मेन कारण क्या है इसके पीछे? तो मेन कारण इसके पीछे का है वो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ हायर लेवल से लोअर लेवल में आती है। जैसे कि एक कोई बर्तन में या फिर किसी टब में पानी लें और उसको बीच से डिवाइड कर दें, एक तरफ ज़्यादा पानी रखें और दूसरी तरफ कम पानी रखें। फिर हम लोग जिससे हम लोग ने डिवाइड किया था उस टब को, उसमें एक होल करेंगे। उसमें होल करने के बाद हम देखेंगे कि जिधर ज़्यादा पानी था उधर से पानी फ्लो होगा कम की तरफ, और ये तब तक होगा जब तक वो पानी बराबर ना हो जाए दोनों तरफ। इसी प्रॉपर्टी को ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ फ्लो होने को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। जब हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, तो वो जो धुआं है वहाँ वहाँ जहाँ अगरबत्ती जलाई गई है वहाँ पास ज़्यादा होता है और पूरे कमरे में कम होता है, इसलिए वो वहाँ से पूरे कमरे में फैल जाता है, और जब तक वो पूरे कमरे में फैल नहीं जाता है वो रुकता नहीं है, और इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं, ज़्यादा से कम की तरफ जाने को। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन का मेन कारण है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की होती है उसकी वजह से पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने की वजह से स्प्रेड हो जाते हैं। पर ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि वेलोसिटी की वजह से होती है। मतलब कोई भी चीज़ जितनी तेज़ दौड़ेगी उसमें उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि हम लोग कितना भार उठा सकते हैं, यानी कितनी भारी चीज़ उठा सकते हैं, वो पता चलती है हमारी मस्कुलर एनर्जी से। उसी तरह कितना तेज़ दौड़ सकते हैं वो पता चलता है काइनेटिक एनर्जी से। दूसरी एक्टिविटी में हमको क्या करना है कि हमको 2 ग्लास लेना है ट्रांसपेरेंट, एक में ब्लू इंक को हमको डालना है और दूसरे में हमको हनी डालना है। तो कौन पहले घुलेगा?
तो हम लोग देखेंगे कि जो हमने ब्लू इंक डाली थी वो जल्दी घुल जाएगी और हनी वो नहीं घुलेगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंक होती है वो बहुत डाइल्यूट होती है, बहुत पतली होती है, और जो हनी होता है वो बहुत गाढ़ा होता है। और कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा होता है इसको हम लोग पता करते हैं उसकी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी से, जो ये बताता है कि कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा है। जो लिक्विड जितना ज़्यादा विस्कस होगा यानी जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में उतना ही कम स्पेस होगा, तो उसके पार्टिकल्स अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। तो जब मूव नहीं कर पाएंगे और उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा तो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स उसमें अच्छे से फिट नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से हनी जो है वो घुल नहीं पाता है और जो ब्लू इंक है वो घुल जाता है। क्योंकि ब्लू इंक के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है तो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स उसमें आके घुस जाते हैं और वो अच्छे से मूव भी कर पाता है क्योंकि स्पेस ज़्यादा है और घुल जाता है। तो हमको ये समझ में आ गया इन दो एक्टिविटी से कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। फिर भी हम लोग तीसरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें हम लोग को क्या करना है कि कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को लेना है और उन दोनों के आधे आधे क्रिस्टल्स को गर्म पानी में और ठंडे पानी में डालना है। तो हम लोग देखेंगे कि वो जो है गर्म पानी में ज़्यादा अच्छे से घुल जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं जब हम लोग, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में मूवमेंट बढ़ जाता है। इससे हमको ये पता चल रहा है इस एक्टिविटी से कि टेम्परेचर बढ़ाने से मैटर के बीच के पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बढ़ता है। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करते हैं, और जब जल्दी जल्दी मूव करते हैं तो आपस में जल्दी जल्दी घुलते हैं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर देखते हैं, विच इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए भी हम लोग तीन एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और फिर समझेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक को। पहली एक्टिविटी में कुछ लोग हमको लेने हैं और उनको पीछे से अपने हाथ को लॉक करके रखना है, मतलब उनको एक दूसरे को पकड़ के रखना है विथ देयर हैंड्स लॉक्ड फ्रॉम बैक साइड। और कुछ लोगों को अपने हाथ को बस होल्ड करके रखना है, कुछ और जो बचे हैं उनको बस फिंगर टच करके रखना है। तो कौन सा ग्रुप ऐसा होगा जिसको हम लोग आसानी से अलग कर पाएंगे? तो जो लोग केवल फिंगर टच किए होंगे उस ग्रुप के लोगों को हम लोग आसानी से अलग कर पाएंगे क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि वो लोग ने अच्छे से होल्ड ही नहीं किया एक दूसरे को। और सबसे अच्छे से जो होल्ड किए हैं, जो कि बैक से लॉक किए हैं अपने हैंड्स को, उनको हम लोग अच्छे से अलग जल्दी से अलग नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट जिन लोगों के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा, उस ग्रुप को तोड़ना उतना ही कठिन हो जाएगा। दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें हम लोग को आयरन नेल लेना है, अ पीस ऑफ चॉक लेना है और एक रबर बैंड लेना है। इन तीनों को किसी भी तरह हथौड़ा मार के, घसीट के, काट के, किसी भी तरह इसको तोड़ के देखना है तो कौन अच्छे से टूट जाएगा, मतलब कौन जल्दी टूट जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि चॉक जल्दी से टूट जाएगी, फिर उसके बाद रबर बैंड, उसके बाद आयरन। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि आयरन जो है उसके पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन बहुत ही तगड़ा है, इसलिए हम लोग उसको तोड़ ही नहीं पाएंगे। और जो चॉक है उसके पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन एकदम ख़राब है, इसलिए उसको आसानी से तुरंत जल्दी से ही तोड़ देंगे। तीसरी एक्टिविटी में हम लोग को क्या करना है? तीसरी एक्टिविटी में हम लोग को एक कंटेनर में वाटर लेना है, उसको अपनी उंगली से काटना है। काट के पानी को वैसे काटेंगे कैसे, लेकिन फिर भी उसके सरफेस को काट के वापस जब उंगली हटाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि पानी कटा ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है कि पानी कट ही नहीं रहा? जबकि आलू काटते हैं आलू कट जाता है, हाथ काटते हैं हाथ कट जाता है, लेकिन पानी नहीं कटा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन की वजह से उसको चाहे जितना काटे वो वापस वो मिल जाएंगे। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, जो कि एक प्रॉपर्टी है पानी की, जिससे वो आपस के पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो पानी की बूंद होती हैं वो गोल होती हैं, क्योंकि किसी बॉल में, मतलब किसी स्फेरिकल सरफेस में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है। और वाटर की जो बूंदें होती हैं वो स्फेरिकल ही होती हैं, इसलिए उसमें अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। ये जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है मतलब अट्रैक्शन का, वो डिफरेंट मैटर में डिफरेंट होता है।
अब चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। आप लोग पॉज करके वीडियो को खुद इन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ही वैसे, फिर देखिएगा। खुद से अच्छे से ट्राई करिए, फिर उसके बाद अपने आंसर को मैच करिए। तो इसमें से जो मैटर हैं उनका नाम है चेयर, एयर, आलमंड, लेमन, वाटर, बस। बाकी सब मैटर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वो इसलिए क्योंकि उन सब में न मास है, अगर मास होगा भी तो एक स्पेस नहीं घेरते, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो सब एक फीलिंग मान लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। इसका मेन रीजन डिफ्यूजन है, जो कि मैंने आपको अगरबत्ती वाले एग्जांपल में बताया। थर्ड क्वेश्चन है अ डाइवर इज एबल टू कट द वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो? तो ये तो अभी लास्ट टाइम बताया, सरफेस टेंशन। व्हाट आर द करेक्ट फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग अच्छे से एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।